हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। शुरू करेंगे आज की क्लास को 17 अप्रैल की फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। द हिंदू के इन द फ्रे इसका टाइटल है। अब देखो, इलेक्शंस का माहौल है तो हमारे ज़्यादातर एडिटोरियल्स भी इलेक्शंस बेस्ड होंगे। और आज की क्लास में आपको लोक नीति सर्वे के बारे में बताया जाएगा कि आम आदमी किस मुद्दे पे वोट करने वाला है इस साल और कौन सी पार्टी को वो वोट करेगा। सर्वे की फाइंडिंग्स को इस आर्टिकल में आपके सामने रिवील किया गया है। शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने क्विज के साथ में। हर रोज की तरह छोटा सा क्विज है आपके सामने। 10 क्वेश्चंस हैं। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब तीनों चीज़ें इस क्विज में इंक्लूडेड हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे जी इन द फ्रे। फ्रे क्या होता है? ऐसा कंपटीशन, ऐसी प्रतियोगिता जहाँ पे झगड़ा हो, एक दूसरे से आगे भागने की होड़ हो। समझ गए ना? तो कह रहे जी कई चीज़ें या कई लोग इन द फ्रे हैं, इस कंपटीशन के अंदर बने हुए हैं। ऐसा मत सोचें कि एक ही पार्टी ये चुनाव जीतेगी। सर्वे हमें ये बताता है कि मामला जो है काफ़ी, समझ गए ना, अभी तक मामला सेटल्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, लोक नीति सर्वे सजेस्ट दैट द लोकसभा कॉन्टेस्ट इज नॉट डन एंड डस्टेड। कह रहे जो लोक नीति का सर्वे है, अब ये लोक नीति सर्वे क्या है इसके बारे में आप आगे देखेंगे। कह रहे ये सर्वे हमें सजेस्ट करता है, बताता है। और क्या बताता है भाई? दैट कि लोकसभा का जो कॉन्टेस्ट है, जो फ्रे है, लोकसभा का जो चुनाव है, वो डन एंड डस्टेड नहीं है, वो फाइनल और सेटल्ड नहीं है। इस चुनाव में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं अगर इस सर्वे की फाइंडिंग को आप गौर करें तो। सर्वे की वर्ब होगी सजेस्ट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है। कॉन्टेस्ट की वर्ब है इज। डन एंड डस्टेड इडियम है एक। इसका मतलब क्या होता है जी? किसी चीज़ का फाइनल होना और सेटल्ड होना, है ना। किसी चीज़ का एकदम कंक्लूड हो जाना, उसके बाद उस पर ना कोई बात होगी ना उसमें कुछ चेंज आएगा, तो वो हो जाती है डन एंड डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट 5 वर्ड्स हैं। डाइवर्स से शुरू करेंगे। क्या होता है डाइवर्स? विविध बोलते हैं इसको हिंदी में। मल्टीपल वैरायटीज़ वाला, है ना, जिसकी कई सारी, समझ गए ना। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड एथनिसिटीज़। भारत जो है वो धरती है अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, कल्चर्स और एथनिसिटीज़ की। एथनिसिटी मतलब रेसेस, अलग अलग रेस मिलेंगी आपको नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में। लैंग्वेज एंड कल्चर आप जानते हैं। डाइवर्स से ही आप डाइवर्सिटी नाम का नाउन बनाते हैं। डाइवर्स एक एडजेक्टिव है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, है ना, विविधता। डाइवर्स को वेरियस और मिरियड भी बोलते हैं। आप ये डाइवर्सिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास मीडियोकर, बहुत दिनों बाद आया है वर्ड। मीडियोकर का मतलब होता है जो ना बहुत अच्छा हो और ना बहुत ख़राब हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कभी टॉप नहीं किए, टॉप 10 में भी नहीं आए और कभी बॉटम 10 में भी नहीं आए, तो आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं। ऑर्डिनरी हैं आप, अनरिमार्केबल हैं, कुछ खास आपने नहीं किया, ना तो कभी फेल होकर दिखाया और ना कभी क्लास को टॉप करके दिखाया, तो मीडियोकर इसको बोलते हैं। इसके लिए एक और फ्रेज हमारे पास, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल
मोस्ट ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम मीडियोकर गवर्नमेंट स्कूल्स। ज़्यादातर जो भारत के फेमस साइंटिस्ट हैं उनकी जो एजुकेशन हुई है वो बिल्कुल मीडियोकर गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। मीडियोकर स्कूल समझ गए ना आप, आम एकदम, बहुत अच्छे नहीं, तो इस टाइप के गवर्नमेंट स्कूल से उनको एजुकेशन मिली है। मीडियोकर को मिडलिंग भी बोलते हैं, अनएक्सेप्शनल भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड टुडे इन द आर्टिकल। चलिए अगला वर्ड है डाइकॉटमी। 3-4 दिन पहले ये वर्ड आपको करवाया था, फिर से रिपीट हो गया। वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। एक पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए जो है बड़ा पढ़ाकू है, इंटेलिजेंट है, डिलीजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, समझदार है, सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। और बी में क्या है जी, बी सुबह सो के उठता नहीं है, दोपहर में उठता है, गंदी दोस्ती है इसकी, सारा दिन पढ़ाई लिखाई का कुछ काम नहीं है, पैसे खर्चता है, रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। तो ए के पिता के 2 बच्चे जब ब्रांच आउट हुए, ये 2 ब्रांचेस बनी ना, और उन ब्रांचेस के बीच में आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में डाइकॉटमी। क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग इन 2 ऑपोजिट पार्ट्स, इसको ड्युअलिटी भी बोलते हैं डाइकॉटमी को। एंड यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। देयर इज ए डाइकॉटमी इन द एकेडमिक वर्ल्ड एंड द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। एकेडमिक वर्ड और इंडस्ट्रियल वर्ड के बीच में एक ड्युअलिटी और डाइकॉटमी आपको देखने को मिलेगी। किसी भी थ्योरी को एकेडमिक वर्ल्ड में स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जब उस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। समझ पा रहे हो? चलिए अगला वर्ड है अपने पास इंजैमिनेट। बहुत बार ये वर्ड आता है, आपने देखा होगा। किसी चीज़ को बार बार कहना या करना, किसी काम को रिपीट करना, इंजैमिनेट करना कहलाता है। द प्रिजनर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने इंजैमिनेट किया, दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को जो थी मर्सी की यानी दया की, जज साहब के सामने। इंजैमिनेट, रिट्रेट, एम्फसाइज और हार्पॉन सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप हार्पॉन नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। हार्पॉन करना यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, लेकिन इस तरीके से रिपीट करना कि सामने वाला सुन के पक जाए, नेगेटिव तरीके में, है ना। एक ही बात को कहते रहना, सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है तब भी कहते रहना, हार्पॉन करना कहलाता है। तो ये आज आप आर्टिकल में इस फ्रेजल वर्ब को देख लेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास हार्टलैंड। इसको ब्रेक करके समझो। हार्ट मतलब आपका दिल, लैंड मतलब ज़मीन। किसी भी ज़मीन के टुकड़े का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हार्टलैंड। दिल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, वैसे तो सारे बॉडी के पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि हार्ट रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। तो हार्टलैंड मतलब किसी भी चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। जैसे नई दिल्ली जो है वो हार्टलैंड है भारत की पॉलिटिक्स का, मुंबई जो है हार्टलैंड है भारत की इकोनॉमिक्स का, बेंगलोर जो है हार्टलैंड है भारत की आईटी इंडस्ट्री का। इस तरीके से आप हार्टलैंड नाम के वर्ड को याद रखेंगे। द मेन और प्राइमरी एरिया और पार्ट ऑफ समथिंग। टेक्सास एंड कैलिफोर्निया आर द हार्टलैंड ऑफ यूएसएज इकॉनमी। टेक्सास और कैलिफोर्निया जो हैं 2 स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत यूएस की इकॉनमी के। टेक्सास तो शायद ऐसा कहते हैं, आई थिंक कैलिफोर्निया के लिए। कैलिफोर्निया की अकेले की एक स्टेट की जीडीपी इतनी है जितनी भारत की जीडीपी है। चेक कर लेना आप, मैंने कहीं देखा भी था और पढ़ा भी था, आई थिंक वेरीफाई नहीं किया था, देखना। तो एक अकेला स्टेट अमेरिका का, 50 में से एक अकेला स्टेट, उसकी खुद की जीडीपी भारत की जीडीपी की जितनी है, देखना इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनलैंड बोलते हैं हार्टलैंड को। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अब आ जाओ एक समरी आपको दें। समरी ये कहती है, सर्वे की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लोगों ने अभी तक अपना पूरा दिमाग नहीं बनाया है कि किसको वोट डालेंगे। होशियार है पब्लिक, हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया कि जिसको वोट पड़ेगा किन चीज़ों पे पड़ेगा। इन कॉन्ट्राडिक्शन टू एक्सपेक्टेशंस, लोग जो हैं बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पे वोट नहीं डाल रहे। समझ पा रहे हो? लोग बीजेपी को डाल रहे हैं सोशो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए, वो आपको आगे दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस साल के वोटिंग में। लोग बेरोजगार होने की वजह से या नौकरी ना मिलने की वजह से अपना वोट जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवील की गई हैं, एनालाइज करके बताई गई हैं इस आर्टिकल में, किसका वोट किसको और क्यों। अब इस आर्टिकल को शुरू करते हैं, डिटेल में देखेंगे इसको, है ना। आज की टोन है रिवीलिंग, रिवील कर रहा है आपके सामने, इस चीज़ का खुलासा कर रहा है।
In a country the size and diversity of India, water choices can be a bundle of contradictions that require careful parsing. लंबा सेंटेंस है और थोड़ा वर्ड्स भी मोटे हैं ना, इसको इतना पढ़ते हैं अपने। एक कंट्री में जो साइज की है, जो आकार की है और डाइवर्सिटी की है यानी विविधता की है, भारत जैसी। इन ए कंट्री द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वोटर की जो चॉइसेस हैं, मतदाताओं के जो विकल्प हैं, वो हो सकते हैं एक बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। बंडल तो आप मतलब समझते ही हैं, ढेरी। कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब होता है विरोधाभास। वोटर की चॉइसेस में आप बहुत सारे विरोधाभास देख सकते हैं और जिनको ज़रूरत होती है कि वो केयरफुल पार्सिंग की जाए। देखिए, पार्स करना यानी किसी चीज़ को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में समझना। जैसे मैं आपको पार्सिंग करवाता हूँ ना सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक में, सब्जेक्ट कौन वर्ब कौन, वैसे ही बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आपको वोटर्स के दिमाग में मिलेंगी जिनको आपको छोटा छोटा टुकड़ा करके समझना होगा। और क्यों? टू अनपैक एंड अंडरस्टैंड, ताकि आप उसको अनपैक कर सकें, खोल के समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। समझ गए? बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है। लोग जो सोचते हैं उनकी बात में बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन अगर उनको समझना है तो उनकी बातों को तोड़ तोड़ के समझो, केयरफुल तरीके से पार्स करो, तभी आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वर्ड चॉइसेस की वर्ब है कैन बी, कॉन्ट्राडिक्शंस, आयरनीज, विरोधाभास, पैराडॉक्सेस, है ना। चलिए, डाइवर्सिटी विविधता आपने देख लिया है वर्ड ऑलरेडी। वैरायटी को बोलते हैं डाइवर्सिटी को। दैट आया है कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए, दैट की वर्ब है रिक्वायर। पार्सिंग यानी किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। कह रहा है जी, ऑन द वन हैंड द CSDS लोकनीति प्री पोल सर्वे 2024 फाइंडिंग्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज आर द इश्यूज ऑफ द मोस्ट कंसर्न टू प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। कह रहा है जी, एक तरफ तो ऑन द वन हैंड ये जो CSDS लोकनीति का सर्वे आया है, प्री पोल सर्वे, चुनाव से पहले का सर्वे 2024 का, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, और क्या फाइंडिंग्स हैं? फाइंडिंग्स ये हैं दैट कि बेरोजगारी और महंगाई जो है, प्राइस राइज जो है, ये वो दो इश्यूज हैं जो सबसे ज़्यादा कंसर्न के हैं प्रोस्पेक्टिव वोटर्स के लिए। ऐसे वोटर्स जो वोट डालेंगे, जो प्रोस्पेक्टिव है, जो संभावी हैं, है ना, जिनको इलेक्शन कार्ड मिला हुआ है। कह रहा है ये फाइंडिंग्स कम एज नो सरप्राइज, ये फाइंडिंग्स कोई भी अचंभा हमें नहीं देती हैं, कोई भी सरप्राइज बन के कम नहीं करती हैं। एक तरफ तो ऑन द वन हैंड। सेंटेंस समझ गए ना? हमें पता ही था, जो इस सर्वे से हमें पता लगा, ये बात हमें पहले से ही पता थी कि बेरोजगारी और महंगाई पे इस साल की वोटिंग ज़रूर होगी। फाइंडिंग्स की वर्ब है कम एज नो सरप्राइज, फाइंडिंग्स कम एज नो सरप्राइज। अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज की वर्ब है आर। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? जो संभावी हो। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वो आदमी है जिससे आपकी शादी होने वाली है। प्रोस्पेक्टिव वाइफ वो औरत है जिसके साथ आपकी मंगनी हो चुकी है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वो कंपनी है आपकी जिसने आपको ऑफर लेटर दिया है जॉब करने का। आपने शुरू नहीं किया जॉब, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है आपका, या आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। समझ गए ना? संभावी को बोलते हैं। अब ध्यान रखना, ये प्रोस्पेक्टिव वर्ड जो है, इसको एक दूसरा वर्ड है पर्सपेक्टिव, उससे कंफ्यूज मत करना। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट या नज़रिया। आप किसी को बोलते हो ना, भैया आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो वो पर्सपेक्टिव है, PER, और ये प्रो है प्रोस्पेक्टिव, जो संभावी है, जो होने वाला है। दोनों अलग वर्ड्स हैं भाई, अलग मीनिंग है, कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। स्पेलिंग देख करके इन दोनों को समझना। कह रहे जी, इन अ कंट्री विद लार्ज यूथ पॉपुलेशन and a relatively low per capita income, the lack of sufficient jobs and the persistence of high inflation should be major issues of concern. एक कंट्री जिसमें एक लार्ज यूथ पॉपुलेशन है और रिलेटिवली लो पर कैपिटा इनकम है $2500-2800, लगभग 2 लाख रुपए साल के। कह रहा है ऐसी कंट्री में, भारत में, जो कमी है सफिशिएंट जॉब्स की और जो परसिस्टेंस है, कंटिन्यूटी है हाई इन्फ्लेशन की, यानी बहुत महंगाई की, इन दोनों चीज़ों को होना ही चाहिए, शुड बी, बड़े इश्यूज कंसर्न के या चिंता के। तो कोई अचंभा नहीं है हमें, गरीब देशों में महंगाई और बेरोजगारी पे ही इलेक्शन लड़े जाते हैं।
लैक ऑफ जॉब्स और परसिस्टेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, इन दोनों की वर्ब है शुड बी। परसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, किसी चीज़ का बने रहना। मैं गरीब देश बोलता हूँ तो बुरा तो नहीं मान जाते? बुरा मत माना करो यार, मेरा भी देश है लेकिन गरीब तो है ना। ये पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर कैपिटा टर्म्स में क्या बताऊँ मैं आपको। आप अपनी रैंकिंग देखना, पर कैपिटा टर्म्स में हम कहाँ हैं। 2500-2800 डॉलर पूरे साल के, है ना। कई अफ्रीकन कंट्रीज हमसे अच्छी हैं, बांग्लादेश ने पीछे छोड़ दिया था। तो ये जो बड़ी बड़ी इकॉनमी हम देख रहे हैं, वो आबादी भी तो देखो 150 करोड़ के हिसाब से है, पर कैपिटा के हिसाब से हर आदमी के हाथ में एवरेज कुछ भी नहीं आ रहा। जिस दिन 10,000 पर कैपिटा को हम क्रॉस करेंगे ना, जब बेसिक नेसेसिटी होंगी, लोग आटा दाल चावल सरकार से मांगना बंद कर देंगे, उस दिन तो हम मिडिल इनकम कंट्री बनेंगे, चाइना जैसे। चलिए, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज़ किया जाए। यहाँ पे लोअर लिखने का ज़रूरत नहीं थी। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपैरिजन कर देते हैं। इनका मतलब होता है तुलनात्मक तौर पे। तो रिलेटिवली लोअर, कंपैरेटिवली हायर, रिलेटिवली बेटर, ऐसा आपको नहीं लिखना है, पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करना है। द सर्वे ऑल्सो रिवील्स दैट मोर देन हाफ द रिस्पॉन्डेंट्स फेल्ट दैट करप्शन हैड इंक्रीज इन लास्ट 5 years। सर्वे ने यह भी रिवील किया कि आधे से ज़्यादा जो लोग थे, रिस्पॉन्डेंट्स थे, सर्वे को देने वाले थे, उन्होंने ऐसा फील किया था कि करप्शन जो है बढ़ चुका था पिछले 5 सालों में, हैड इंक्रीज्ड। चलिए, सर्वे की वर्ब रिवील्स, करप्शन हैड इंक्रीज्ड, रिस्पॉन्डेंट्स फेल्ट। इन इट्स 10-year टर्म, द परफॉर्मेंस ऑफ द नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हैज़ बीन रादर मीडियोकर। कह रहे जी, अपने 10 साल की टर्म में 2 सरकारों के कार्यकाल में जो परफॉर्मेंस है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार की, आर्थिक मोर्चे पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो रही है बजाय काफ़ी मीडियोकर। मीडियोकर आप समझ गए, बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, बीच बीच की। विद लिटिल बीइंग डन टू लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारा काम हुआ है ना के बराबर ही किए जाने के, बीइंग डन होने के, कि लोअर किया जाए, कम किया जाए जो है बेरोज़गारी को। और ये सारा काम हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे, इवन एज इट हैज़ परस्यूड पॉलिसीज दैट हैव सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड द एलीट ओवर द मासेस। कह रहे ये सारा काम वहीं हुआ है जब दूसरी तरफ, इवन एज मतलब वहीं जब दूसरी तरफ, इस सरकार ने परस्यू किया है, पीछा किया है, अंडरटेक किया है ऐसी पॉलिसीज़ का, ऐसे कानूनों का जिन्होंने सिग्निफिकेंटली बेनिफिट किया है, फ़ायदा दिलाया है एलीट को, यानी एलीट क्लास को, अमीर लोगों को। और किसके ऊपर? मासेस के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। तो ये रहा है 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। इकोनॉमिक मोर्चे पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ना के बराबर इन्होंने किया है, और इन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी परस्यू की हैं जिससे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो, आम आदमी के ऊपर ज़्यादा कुछ बेनिफिट उसका ना पड़े। परफॉर्मेंस की वर्ब है हैज़ बिन, इट आया बीजेपी के लिए, वर्ब है हैज़ परस्यूड। दैट आया है पॉलिसीज़ के लिए, दैट हैव बेनिफिटेड, बेनिफिट करना है ना, किसी को फ़ायदा देना। द प्लस में एलीट, कॉमन प्लूरल नाउन है। एलीट मतलब हाई क्लास, और द एलीट मतलब सभी हाई क्लास पीपल। द रिच, द पुअर, द वीक, द स्ट्रॉन्ग। जब भी द किसी एडजेक्टिव के साथ लग जाए तो वो एडजेक्टिव ही नाउन बन जाता है और उस पूरी क्लास को बताता है। द पुअर मतलब सभी गरीब लोग, द एलीट मतलब सभी हाई क्लास लोग। याद है ना कॉमन प्लूरल नाउन का फॉर्मूला। मासेज मतलब यही 140-50 करोड़ है ना, छोटी सी जो आबादी है हमारी, उसको मासेज कहते हैं, आम जन को बोलते हैं मासेज। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ, फिर इस पैराग्राफ को पूरा करेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। पूछना मुझे ये है कि 10 साल की टर्म थी, 10 ईयर्स क्यों नहीं लिखा भाई, 10 ईयर क्यों लिखा है? 10 ईयर्स लिखते हो ना, 10 ईयर्स, 20 आवर्स, 3 days, सिंगुलर तो ये है नहीं। तो 10 ईयर्स ना लिख करके 10 ईयर क्यों लिखा है? इस केस में आपको सोचो, है ना, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। कह रहा है जी, इवन एस द बीजेपी सीक्स टू एम्फसाइज इश्यूज सच एज द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल and Hindutva at high decibel level
in its campaigning. The survey reveals that these two issues do not have a high resonance in comparison to livelihood concerns. कह रहे कि जहाँ एक तरफ इवन एज जहाँ भी आए उसका मतलब होता है जब एक तरफ या जहाँ एक तरफ बीजेपी कोशिश करती है कि वो जोर डाले मुद्दों पे, इश्यूज पे एम्फसाइज करना, जोर डालना, जैसे कि इनॉग्रेशन यानी फीता कटना, उद्घाटन होना राम मंदिर का, और हिंदुत्व का। कह रहे जी जहाँ बीजेपी कोशिश करती है एक तरफ कि बीजेपी इन चीज़ों पे जोर डाले, और जोर कैसे डाले? हाई डेसिबल लेवल पे चिल्ला के। डेसिबल लेवल क्या होता है? साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल में नापते हैं ना, मेज़र करते हैं ना, 20 डेसिबल, 50 डेसिबल या 200 डेसिबल। तो बीजेपी कोशिश करती है कि इसको 1000 डेसिबल पे सुनाए, सबको चीख के, चिल्ला के। और कहाँ? अपनी कैंपेनिंग में, अपने चुनावी अभियान में। कह रहे हुआ क्या? कह रहे जहाँ एक तरफ बीजेपी कोशिश तो एक खूब करती है, सर्वे हमें बता रहा है, सर्वे रिवील कर रहा है कि ये दोनों इश्यूज़ जो हैं इनका बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा गूंज नहीं है कंपैरिजन में, तुलना में लाइवलीहुड कंसर्न्स के, रोजगार की चिंताओं के। तो पब्लिक शानी हो गई है। राम मंदिर का और हिंदुत्व की बात पे ज़्यादा वोट इस बार डलने नहीं है। सर्वे के हिसाब से वोट लगेंगे सबके सब लाइवलीहुड कंसर्न पे, किसके पास नौकरी है और कौन बेरोजगार है। ठीक है, और बेरोजगारी के मामले में इस सरकार का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इस साल नहीं रहा है, इन 5 सालों में नहीं रहा है। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, बीजेपी की वर्ब है सीक्स, किसी काम को करने की कोशिश करना, सीक्स। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, कल ये वर्ड करवाया था आपको, अशर इन, रिंग इन, किक इन, इनॉग्रेट, है ना। कैंपेनिंग यानी चुनाव अभियान। हाई डेसिबल मतलब चिल्ला के। सर्वे की वर्ब है रिवील्स, इश्यूज़ की वर्ब है डू नॉट हैव। रेजोनेंस मतलब गूंज या सपोर्ट। मैंने कुछ बोला और आपने बोला हाँ भाई हाँ, तो ये जो गूंज आई है ये सपोर्ट है मेरी बात के लिए, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, है ना इंग्लिश में। लाइवलीहुड यानी रोजगार, सस्टेनेंस, सबसिस्टेंस, आपका ऑक्यूपेशन। कह रहे जी बट द सर्वे ऑल्सो शोज दैट द बीजेपी एंड इट्स अलाइज हैव अ कंफर्टेबल 12 परसेंटेज पॉइंट लीड ओवर द इंडिया ब्लॉक। कह रहे लेकिन सर्वे ये भी शो करता है कि बीजेपी जो है और उसके जो दोस्त हैं, अलाइज हैं, उनका एक कंफर्टेबल 12 परसेंटेज पॉइंट का लीड था इंडिया ब्लॉक के ऊपर, मेन ऑपोजिशन अलायंस के ऊपर, विद लीडरशिप एंड सोशो कल्चरल इश्यूज डिटरमाइनिंग हायर प्रेफरेंस फॉर द रूलिंग पार्टी। और ये काम हुआ है लीडरशिप और सामाजिक सांस्कृतिक जो इश्यू हैं उनके डिटरमिन करने के, निर्धारित करने के, ज़्यादा प्रेफरेंस को, प्राथमिकता को, प्रायोरिटी को रूलिंग पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? आसान भाषा में इसका मीनिंग ये है, आएगा तो मोदी ही। समझ पा रहे हो? अगर इसको आसान भाषा में समझाना हो तो सर्वे ये कहता है कि आएगा तो मोदी ही। बीजेपी और उसकी पार्टीज के पास 12 परसेंटेज पॉइंट की लीड है। अगर इंडिया ब्लॉक के पास 40% वोट है तो बीजेपी के पास सर्वे में ही 52% वोट आ रहे हैं, 12 परसेंटेज पॉइंट हायर है। और ये क्यों है इंडिया ब्लॉक के ऊपर? क्योंकि लीडरशिप और सामाजिक और सांस्कृतिक जो इश्यूज हैं उन्होंने डिटरमिन किया है बीजेपी के लिए हाई प्रेफरेंस को, रूलिंग पार्टी के लिए हाई प्रायोरिटी को। लोग कहते हैं कि समाज, संस्कृति और इस पार्टी ने जो लीडरशिप पे काम किया है उसकी वजह से हम इसको वोट देंगे, चाहे रोजगार भाड़ में जाए। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया पूरा। अब इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट थे ऊपर छूटे हुए उसको फटाफट देखते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है यार, एक बार में समझ आ जाएगा ये। नाउन्स को जब भी एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ करना है कभी भी उनको प्लूरल नहीं करना। 5 मीटर्स बिल्कुल सही है, 5 है मीटर्स, पीछे एस लगेगा। लेकिन मैं ऐसा बोल दूँ 5 मीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नाम के नाउन के लिए 5 मीटर एक एडजेक्टिव का काम करेगा। कितनी डिस्टेंस? 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। समझ पाए हो? तो इसलिए इसको आप यहाँ पे एस लगा हटा करके लिखेंगे और बीच में डैश भी लगाएंगे रीडर को मैसेज देने के लिए कि आपने यहाँ पे एडजेक्टिव बनाया हुआ है। अगर इसी को देखें तो 3 आवर्स, 3 घंटे बिल्कुल सही है। लेकिन 3 आवर रेस लिख रहा हूँ, 3 घंटे की रेस लिख रहा हूँ, तो रेस नाम के नाउन के लिए 3 आवर नाम का एडजेक्टिव चाहिए। आप इसको बिना एस के लिखेंगे। 2 किलो बिल्कुल ठीक है, 2 किलोग्राम्स।
लेकिन वेट के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ 2 किलोग्राम वेट, तो 2 किलोग्राम एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिना एस के आएगा और बीच में हाइफन भी लेगा, डैश भी लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। द स्टाफ वॉज ऑन अ 3 days हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। पूरा स्टाफ 3 दिन के हॉलीडे पे था, न्यू ईयर के ओकेजन पे, नए साल के मौके पे। क्या करना है इसको? 3 days हॉलीडे है, हॉलीडे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। 3 days, एक दिन का हॉलीडे नहीं है, एक महीने का नहीं है, 3 दिनों का है। मिली ना एडिशनल इंफॉर्मेशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की वजह से ये बन गया एडजेक्टिव नाउन के बारे में, और पीछे से एस निकाल देगा और बीच में डैश लगवा लेगा। द प्रोडक्शन यूनिट मैन्युफैक्चर्ड 3 inches ब्लेड्स यूज्ड फॉर शेविंग इन सैलून्स। प्रोडक्शन यूनिट जो है मैन्युफैक्चर करती थी 3 इंच के ब्लेड्स को, जो इस्तेमाल होते थे शेविंग में, सैलून्स में, नाई की दुकानों में। चलो, अब ये ब्लेड्स जो हैं 3 इंच के हैं, ब्लेड्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो 3 inches ना लिख करके 3 इंच लिखेंगे और बीच में डैश लगा के बताएंगे कि हमने एडजेक्टिव बनाया हुआ है। ठीक है, ये डैश जो है रीडर को मैसेज देने के लिए कि हमने पीछे एस या ई एस क्यों निकाल दिया। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। लास्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। द हाउस हैड 2 स्पेशियस 5 feet बालकनीज। घर के अंदर 2 बड़ी बड़ी 5 फीट की बालकनीज थी। फीट और फुट के बीच का मीनिंग आप समझते होंगे। फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है। वैसे ही टूथ सिंगुलर होता है, टीथ प्लूरल होता है। चलिए बढ़े आगे। सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मूला देख लेना और उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, डालना कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। द डाइकोटमी इन वाटर परसेप्शंस ऑन की इश्यूज वर्सेस देयर पॉसिबल चॉइसेस प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड कंसर्न टू बोथ द अलायंसेस एंड द पार्टीज इन द फ्रे। जो डाइकोटमी है, विरोधाभास है वाटर की परसेप्शन में, वाटर के नज़रिए में, की इश्यूज़ को लेकर के, किसके सामने? उनकी पॉसिबल चॉइसेस के सामने। की इश्यूज़ क्या है और उनकी पॉसिबल वर्सेस, वर्सेस मतलब सामने, उसके जो है अपोजिट में उनकी चॉइसेस क्या है। कह रहे ये डाइकोटमी जो है ना, ये प्रोवाइड करती है थोड़ी सी राहत को भी और चिंता को भी, दोनों ही अलायंसेस को, बीजेपी और इंडिया ब्लॉक को, और पार्टीज को जो भी फ्रे में हैं, जो भी इस चुनाव में खड़ी हो रही हैं। समझ गए? डाइकोटमी क्या है? बीजेपी के कामकाज के दौरान जो है बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी वोट हम डालेंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप बहुत अच्छी है और सोशो इकोनॉमिक, जो कल्चरल इश्यूज हैं वहाँ पे बीजेपी ने अच्छा किया है समाज के लिए। तो ये डाइकोटमी है। तो ये डाइकोटमी जो है ना, ये कंफर्ट भी देती है और चिंता भी देती है दोनों ही पार्टियों को बराबर। कहने का मतलब ये डाइकोटमी की वो है प्रोवाइड्स, परसेप्शन यानी नजरिया, व्यू पॉइंट या आपकी अंडरस्टैंडिंग, सोचने का तरीका। कह रहा है वाइल द बीजेपी हैज इंगेज्ड इन ब्लस्टर अबाउट विनिंग नियरली 400 ऑफ द 543 सीट्स इन द पार्लियामेंट। कह रहा है जहां बीजेपी इंगेज कर चुकी है, लग चुकी है एक ब्लस्टर में। ब्लस्टर क्या होता है जी? आप बड़ी बड़ी बात करते हो और उसको बार बार कहते हो, एकदम जुमलेबाजी, अब की बार 400 पार, है ना, इसको बोलते हैं ब्लस्टर। एकदम ब्रैग करना, बस बड़े बोल बोलना, ऐसा समझ लो, और जोर जोर से बोलना, हाई डेसिबल मैनर में। तो जहां बीजेपी बड़े बोल बोल रही है, जोर जोर से बोल रही है, 400 सीटें जीतने के 543 में से पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, द चीफ कंसर्न्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी सजेस्ट द पार्टी इज नॉट हैविंग इट इजी एज इट डिड इन 2019। कह रहे वहीं पे जो बड़ी चिंताएं हैं और जो जुड़ी हुई हैं अर्थव्यवस्था से, इकॉनमी से, वो ये सजेस्ट करती है कि पार्टी को उतना इजी नहीं लगने वाला है। इट इज़ नॉट हैविंग इट एज इजी जितना कि इसको लगा था 2019 में चुनाव जीतने में। डिस्पाइट द गैप इन वोट शेयर्स एज एक्सप्रेस्ड इन सर्वे। बावजूद, डिस्पाइट उस 12 परसेंटेज पॉइंट के गैप्स के जो वोटों के शेयर में है बीजेपी और ऑपोजिशन के, जैसा एक्सप्रेस किया गया था इस सर्वे में भी। तो कितना भी आप बोल लो अब की बार 400 पार, 400 पार करना तो वैसे भी मुश्किल है। इनफैक्ट आपको 2019 से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2024 में। यू आर नॉट हैविंग इट एज इजी एज लास्ट टाइम।
चाहे कितना भी गैप वोटर्स की 12% का आपको दिखाई दे रहा हो सर्वे में, डिस्पाइट दैट गैप। मीनिंग समझ गया ना सेंटेंस का? बीजेपी की वर्ब है हैज एंगेज्ड, ब्लस्टर मैंने आपको समझा दिया, बड़ी बात करते हो और जोर जोर से करते हो, है ना। कंसर्न्स की वर्ब है सजेस्ट, पार्टी की वर्ब है इज नॉट हैविंग, इट की वर्ब है डिड। हैव इट ईजी का मतलब होता है किसी काम को बड़े प्यार से कर लेना। आई हैड इट ईजी, यू विल हैव इट ईजी, है ना। तो इट विल नॉट हैव इट ईजी एज इट डिड इन 2019। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद या इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं इसको, इंस्पाइट के साथ में ऑफ हमेशा लगता है। चलो और कुछ देखने वाला, कल ये कॉन्सेप्ट करवाया था आपको एज बीच में एडजेक्टिव या बीच में एडवर्ब, है ना। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, हर बार जब भी एज दिखे, जो फॉर्मूला आपको कल सिखाया था उसको अप्लाई करके देखा करो। कह रहा है जी, एज फॉर द अपोजिशन हार्पिंग ऑन एन ऑल्टरनेटिव एजेंडा related to the economy and livelihood concerns could provide it with an opening to narrow down the gap in vote shares। और कह रहा है अगर ऑपोजिशन की बात करें, बीजेपी के लिए तो उतना आसान नहीं होगा। एज फॉर द ऑपोजिशन, एज फॉर का मतलब है अगर बात करें तो किसकी, ऑपोजिशन की। तो जो हार्प ऑन करने का काम है, बार बार रिपीट करने का काम है, राग अलापने का काम है एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा की, एक वैकल्पिक प्लान की, जो जुड़ा हुआ है इकॉनमी से और लाइवलीहुड के कंसर्न से, अर्थव्यवस्था से और कामकाज की, रोजगार की चिंताओं से। कह रहे ये जो एजेंडा पे हार्पिंग ऑन करने का काम है, ये प्रोवाइड कर सकता है इसको एक ओपनिंग, एक छोटा सा मौका कि ये नैरो डाउन कर सके, कम कर सके उस गैप को जो आया है वोटों के शेयर्स में। और कब? इन द रन अप टू द एक्चुअल हस्लिंग्स, रन अप टू में, तैयारी में, प्रायर टू या लीडिंग टू, जो एक्चुअल हस्लिंग्स होगी, जो सही की हस्टिंग्स होती हैं, चुनावी क्या बोल सकते हैं इसको, अभियानगिरी, है ना, रैलियां वेलियां और वो सब चीज़ें जो होती हैं हस्टिंग्स कहते हैं उनको। तो कैंपेन की हस्टिंग से पहले या उसकी मतलब रन अप टू आप समझते हैं ना, उससे पहले बिल्कुल किसी चीज़ की तैयारी में इनको काफ़ी जो है मौका मिल सकता है कि ये वोटों के शेयर का जो गैप है उसको कम कर सके, अगर ये इकॉनमी और लाइवलीहुड पे ही बात करते रहते हैं। हार्पिंग ऑन आपने देख लिया, रिपीट करना, इंजेमिनेट करना, वर्ब एज की कुड प्रोवाइड। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। भाई दूसरा इंडिया ब्लॉक तो यही बोल रहा है ना, हम दूसरे तरीके से देश को चलाएंगे, इकॉनमी को और अच्छा करेंगे, तो अपना एक ऑल्टरनेटिव या अलग एजेंडा वो दिखा रहे हैं, समझ गए ना इस चीज़ को लेकर के। कह रहे जी, वाइल द पोल सर्वे हैड नॉट फोकस्ड ऑन स्टेट लेवल डायनामिक्स, recent assembly elections have shown a sharpening of the north south political divide। जहाँ सर्वे का, पोल का जो सर्वे है, जहाँ ये मतलब ओपिनियन पोल सर्वे जो है, इसने फोकस नहीं किया था स्टेट लेवल डायनेमिक्स पे, राज्य स्तर की जो है पॉलिटिक्स पे, है ना, कौन सी स्टेट में किसको पार्टी को वोट पड़ेगा, नेशनल लेवल पे किया, स्टेट लेवल पे नहीं किया। वहीं रीसेंट जो असेंबली इलेक्शंस हैं उन्होंने ऐसा दिखाया है कि एक शार्पनिंग हो गई है, एक तीखापन आ गया है नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिकल डिवाइड में, विद द बीजेपी अनेबल टू स्वे द साउथ ऑन सोशो कल्चरल इश्यूज। और ये काम हुआ है बीजेपी के अनेबल रहने के साथ ही कि वो स्वे कर सके, प्रभावित कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके साउथ इंडिया में सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज के नाम पे, एज मच एज इट इज़ एबल टू डू सो इन हिंदी आर्टलैंड। उतना कि जितना, एज मच एज जितना ये पार्टी एबल है ऐसा करने में हिंदी हार्टलैंड में, हिंदी बोले जाने वाले प्रदेशों में, एंड अदर एरियाज़ और दूसरे एरियाज़ में। तो ये खाई जो है डिवाइड काफ़ी बड़ी हो गई है, शार्पन हो गई है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। नॉर्थ वाले जो हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, सोशो इकॉनमिक कल्चरल इश्यूज़ के नाम पे बहुत जल्दी वोट कर देते हैं। साउथ वाले बोलते हैं कि पहले डेवलपमेंट, पहले विकास करो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो ये साउथ और नॉर्थ के बीच की खाई जो है बहुत बड़ी होती जा रही है बीजेपी के लिए। साउथ वाले मानने को तैयार नहीं है और नॉर्थ वाले पहले से ही माने मनाए हैं। पोल की वर्ब है हैड नॉट फोकस्ड, असेंबली इलेक्शंस की वर्ब है हैव शोन। असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव, स्वे करना यानी प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, अपने समझ गए ना, प्रभाव में लाना, अपनी बात मनवाना, स्वे करना। हार्टलैंड आप समझते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग इज़ हार्टलैंड। जैसे इंडिया की टेक हार्टलैंड जो है वो आपको बेंगलोर में मिलेगी, बेंगलोर में सारे आपको टेक ही मिलेंगे। याद है ना आपको, मैंने समझाया था। अब ये लैंड से बनने वाले सारे वन वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप इनको दिमाग के कोने में रख सको। हार्टलैंड आपने देख लिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मेनलैंड मतलब द एरिया नॉट सेपरेटेड बाय सीज। जैसे भारत की मेनलैंड में अंडमान निकोबार नहीं आता, अलग है ना, वो रिमोट टापू है, इंडिया के अंदर नहीं आता, वो इंडिया का पार्ट है लेकिन मेनलैंड का पार्ट नहीं है, तो मेनलैंड वो होता है। हाईलैंड मतलब ऊंचा पहाड़ी एरिया, अ माउंटेनियस रीजन, हाईलैंड। मार्शलैंड मतलब जहाँ पे मार्श यानी दलदल हो, दलदली ज़मीन को बोलते हैं मार्शलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है एकदम जंगली इलाका अंदर का, जहाँ पे बिजली पानी सड़क ना पहुँच पाई हो, है ना, हिंटरलैंड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वन वर्ड्स याद रखना। हिंटरलैंड्स को बैकवर्ड्स भी बोलते हैं, जंगल के पीछे का इलाका है ना, बैकवर्ड्स, जहाँ पे अभी तक, समझ गए ना, लोग इस तरह से रहते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई है, हिंटरलैंड कहलाता है। अब इनमें से एक वन वर्ड आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है क्लास के लास्ट में। चलिए, दैट क्लोज टू हाफ द रिस्पोंडेंट्स लेड आउट लाइवलीहुड issues as key concerns should provide an opportunity for political messaging across the country to be a contest of ideas। कह रहा है ये बात की दैट कि क्लोज टू हाफ लगभग आधे जो रिस्पोंडेंट्स थे इस सर्वे को देने वाले लोग थे, उन्होंने लेड आउट किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया, पक्का किया। और लेड आउट किसको किया? इन्होंने ले आउट किया लाइवलीहुड को, रोजगार को, या उसके जुड़े हुए इश्यूज़ को बड़े मुद्दों के तौर पे, की कंसर्न्स के तौर पे। कह रहा है कि ये बात की कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं रोजगार की बात कर रहे थे सर्वे को देते हुए। कह रहा है ये बात जो है ना, एक सेकंड रुकना, दैट जो है ये बात, इसको देना चाहिए, शुड प्रोवाइड करना चाहिए एक मौका, एन अपॉर्चुनिटी। और किसके लिए? पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, चुनावी जुमलेबाजी के लिए, पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, कि ये हो सकती है एक कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियाज़, कि ये पूरा चुनाव हो सकता है विचारों का एक कॉन्टेस्ट, है ना। ये एक मौका मिलना चाहिए अपोजिशन पार्टीज़ को इस मुद्दे को बुझाने का। कह रहे जी अबाउट विच पॉलिटिकल ग्रुप ऑफर्स द बेस्ट डील इन एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स। और कह रहे जिसके बारे में पॉलिटिकल ग्रुप जो है ऑफर करता है सबसे अच्छी डील को एड्रेस करने में इन कंसर्न्स को। समझ में आ रही बात? ये कॉन्टेस्ट इस चीज़ का होगा, अबाउट किस बारे में होगा, कि कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप जो है ऑफर करता है सबसे अच्छी डील रोजगार और लाइवलीहुड के मौके पे। तो ये बहस हो सकती है, विचारों का आइडिया हो सकता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा वोटर्स का या रिस्पोंडेंट्स का सर्वे में यही कहना था कि हमारे लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। दैट की वर्ब है शुड प्रोवाइड, रिस्पोंडेंट्स की वर्ब है लेड आउट, ले आउट करना, इस्टेब्लिश करना। इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, पक्का कर दिया लाइवलीहुड के इश्यूज़ को एक की कंसर्न के तौर पे। अच्छा, विच पॉलिटिकल ग्रुप की वर्ब है ऑफर्स, कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप ऑफर करता है सबसे अच्छी डील। कह रहे जी लास्टली इट इज़ अलार्मिंग दैट नियरली 58% ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैड लॉस्ट सम और ए ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट में ये चीज़ भी अलार्मिंग है, परेशान करने वाली है, कि लगभग 60%, 58% सर्वे रिस्पॉन्डर्स जो थे वो खो चुके थे थोड़े या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रस्ट को, भरोसे को, यकीन को, विश्वास को ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लोगों का इलेक्शन कमीशन से ही भरोसा उठ गया है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इट की वर्ब है इज, 58% रिस्पोंडेंट्स की वर्ब है हैड लॉस्ट। कह रहे द इंस्टीट्यूशन मस्ट एड्रेस कंसर्न्स अबाउट द वोटिंग प्रोसेस। इस इंस्टीट्यूशन को, इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना ही पड़ेगा उन कंसर्न्स को जो है वोटिंग प्रोसेस को लेकर के, ये वोट कैसे करवाता है, वाइल असर्टिंग इट्स इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू रिगेन ट्रस्ट। और वहीं दूसरी तरफ असर्ट करते हुए, क्लेम करते हुए अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी आज़ादी को, ताकि ये रिगेन कर सके, इन ऑर्डर टू मतलब इस मकसद से, या ताकि ये रिगेन कर सके, फिर से पा सके अपने ट्रस्ट को, अपने भरोसे को। तो अगर 60% लोग ये बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन पे ही हमें भरोसा नहीं है, तो गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस डायरेक्शन में कुछ करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों का भरोसा जीत सके। चलिए, 58% की वर्ब है हैड लॉस्ट, इंस्टीट्यूशन की वर्ब है मस्ट एड्रेस,
एड्रेस करना, संबोधित करना, हल निकालना किसी प्रॉब्लम का। असर्ट करना यानी क्लेम करना, दावा ठोकना। चलिए रैप अप करें क्लास को, थोड़ी लंबी थी आज की क्लास, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को हायर प्रेफरेंस दी जा रही है लोगों के द्वारा? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज़ की वजह से, या हेल्थ इनिशिएटिव्स की वजह से? बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आपने आर्टिकल पढ़ा है तो देखते कर दोगे इसको। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है नीचे इस वीडियो के, चेक कर लेना। हिंटरलैंड का मीनिंग पूछा है, अभी करवाया था। डाइकोटमी कल भी पूछा था आपसे, एक बाप के दो बेटे, एक बहुत बढ़िया और एक बहुत नालायक, है ना, डाइकोटमी। इंजेमिनेट का मीनिंग आपसे पूछा है, रिट्रेट होता है, हार्डलैंड होता है, मीडियोकर होता है। हार्पोन नाम की फ्रेजल वर्ब का भी मीनिंग आपसे पूछा है। ऑर्डनरी हो जो सुपीरियर से कम हो, बिलो सुपीरियर हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है? ऐसा आदमी, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, बिल्कुल बीच के लेवल की हो, उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ करेंगे? और लास्ट में इडियम पूछिए, 7th क्वेश्चन है वो कैब का, डन एंड डस्टेड क्या होता है? ये तो शुरू में ही करवा दी थी आपको ना, डन एंड डस्टेड। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको, ग्रामेटिकल ढूंढना है आपको। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी आपको एज और एज के स्ट्रक्चर की वजह से। तो ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वीडियो के नीचे पिन कमेंट को चेक करें और मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास सब पूरी देखते हो, समझ में आती है, लास्ट तक बने रहते हो, तो लास्ट तक बने रहने वाले स्टूडेंट्स पीडी पूरा देखा ऐसा लिख करके बता दिया करो, ताकि फीडबैक मिल सके किन क्लासेस को आपका ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।